हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के हिस्ट्री को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व और समकालीन भारत। तो विश्व और समकालीन भारत से आज हम लोग का चैप्टर है 2 और इस चैप्टर का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रवाद है क्या। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद वह भावना है जो लोगों के एकता के सूत्र में बांधती है और स्वराज के प्रति विश्वास पैदा करके राष्ट्रीय आंदोलन को एक ठोस आधार प्रदान करती है। उसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद वह भावना है जो लोगों के एकता के सूत्र में बांधती है, एक बंधन में बांधती है, एकता के सूत्र में बांधती है और राजस्व के प्रति जो विश्वास होता है उसको पैदा करके राष्ट्रीय आंदोलन को एक ठोस रूप प्रदान करती है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रीय आंदोलन ही वह विचार है जो लोगों को चेतना प्रदान करने में समाज सुधारों, राष्ट्रवादी नेताओं जो समाज सुधारक हैं, राष्ट्रवादी नेता है, राजनीतिक संस्था है, शिक्षा प्रणाली है, राष्ट्रवादी, ये सब जो तत्व है बहुत अधिक योगदान रहा है राष्ट्रवाद के लिए। तो राष्ट्रवाद वह भावना है, हम उसके इस तरह से समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद वह भावना है जो लोगों को संगठित करता है, एक सूत्र में बांधता है। तो लोगों को संगठित करके एक सूत्र में बांधता है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक संगठनों, विचारकों, क्रांतिकारियों को मिलाकर किए गए कुछ ऐसे आंदोलन थे जिनका एक ही लक्ष्य था। और लक्ष्य क्या था? वो लक्ष्य था भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ से उखाड़ फेंकना। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना निवेश स्थापित कर चुकी थी उसको उखाड़ करके जड़ से फेंकना था। इसका लक्ष्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ, राजनीतिक संगठन, कितने तरह के राजनीतिक संगठन हुए और ये जो विचारक थे और क्रांतिकारी थे, तीन सब विचारकों और क्रांतिकारियों ने मिल करके कुछ ऐसे आंदोलन किए थे। और इस आंदोलन का एक ही लक्ष्य था ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ करके फेंकना। स्वतंत्रता प्राप्ति में इन क्षेत्रीय अभियानों जो क्षेत्रीय अभियान था, क्षेत्रीय अभियान चलाया गया था। तो क्षेत्रीय अभियानों, आंदोलनों, प्रयत्नों और कुछ क्रांतिकारी आंदोलनों का खासा महत्व है। और यहाँ हम आपको बताएंगे इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और घटनाओं के बारे में, तो और कि जिनकी वजह से भारत को स्वतंत्रता मिली है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय भारत में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ था, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियां की चुनौतियों के प्रत्युत्तर में भारतीयों ने एक राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारंभ किया था। भारतीयों में राष्ट्रीय भावना के विकास तथा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सुबह ब्रिटिश शासन ने आधार तैयार किया था। तो आइए देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ साथ राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ भारत में, और इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी थी। तो वे कौन हैं और उनके विचार में आने लगे थे कि वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। तो उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा, राष्ट्र के प्रति लगाव अधिक होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, जो नए नए प्रतीक बने, नए नए चिन्ह बने, जैसे तिरंगा हो गया, तो इस और राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, नारे हुए, तो ये सब नए प्रतीक, चिन्ह और राष्ट्रीय गीतों और गानों ने और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। तो ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। तो आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना औपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने
जो अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उत्पीड़न किया जाता था और जो आंदोलन खड़ा करते थे अपने अधिकारों के लिए, तो उसको दमन कर दिया जाता था। तो ये उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। जो अलग अलग समूह में लोग बटे हुए थे वो आपस में बंध गए, यही कारण था। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, क्योंकि समूह अलग अलग थे, तो उसी प्रकार से उपनिवेशवाद का असर भी एक जैसा नहीं था, अलग अलग था। उनके अनुभव भी अलग अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु एकता के टकराव के बिंदु भी निहित थे इसमें। एकता का टकराव का बिंदु भी इसमें मौजूद था। तो राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था? राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ भारत में? तो राष्ट्रवाद के उदय के लिए विभिन्न कारण, कई कारण सम्मिलित रूप से ब्रिटिश शासन तथा उसके प्रत्यक्ष तथा परोक्ष परिणामों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए भौतिक, नैतिक तथा बौद्धिक परिस्थितियां तैयार की। धीरे धीरे भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक समूह ने देखा कि उसके हित कभी भी अंग्रेजी शासन के हाथ में सुरक्षित नहीं रह सकते। तो इस तरह के लोगों के मन में भावना आने लगा। अंग्रेजी सरकार की छत्र छाया में किसानों ने मालगुजारी के नाम पर उपज का बहुत बड़ा भाग ले लिया जाता था। किसानों से मालगुजारी के नाम से बहुत बड़ा जो उपज होता था उसके बहुत बड़ा भाग मालगुजारी के रूप में ले लिया जाता था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जमींदारों, व्यापारियों, जो जमींदार हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, तथा सूदखोरों को किसानों से लगान वसूलने तथा तरह तरह से उनका शोषण करने के लिए सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा सहयोग प्राप्त था ब्रिटिश सरकार का। तो इस प्रकार से देखा जाए कि लोग किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के अधीन अपना उनका जो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो लगान वसूला जाता था किसानों से, तो इस प्रकार से किसान बहुत परेशान थे। किसान को शोषण किया जा रहा था। सरकार एक और विदेशी पूंजीपतियों को प्रोत्साहित कर रही थी, दूसरी ओर देश के लोगों को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा था। तो सरकार की व्यापारी कर, चुंगी तथा यातायात संबंधी नीतियों के कारण भारतीय पूंजीपति वर्ग को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। किसान को भी नुकसान उठाना पड़ रहा था। समाज के सभी वर्गों के हो रहे शोषण के कारण लोगों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार के अधीन अब और लंबे समय तक नहीं रहा जा सकता है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र बन चुके थे और जिनका भारतीयों पर राष्ट्रवादी विचारों के संदर्भ में बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा था। आपको पता होगा, इससे पहले हमने चैप्टर में देखा है हम लोगों ने कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ और फिर पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की भावना एक लहर के जैसा फैल गई थी। तो पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना जगाने में इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। पढ़े लिखे भारतीयों को वर्क मिल, ग्लैडस्टोन, वाइट, मैकाले जैसे लोगों के विचार सुनने का अवसर मिला तथा मिल्टन, शैले और बायरन जैसे महान कवियों की कविताएं पढ़ने और रूसो के बारे में भी पता ही होगा, मैजिनी तथा वोल्टेयर आदि लोगों के विचारों को जानने का भी सौभाग्य मिला। तो इससे भारतीयों में राष्ट्रवादी भावनाओं ने जन्म लिया। भारत के लोगों में अनेक धार्मिक तथा समाज सुधार को, जैसे राजा राम मोहन राय को आपको पता ही होगा, तो ये अनेक धार्मिक जो और समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, किशोर चंद्र सेन, पीसी सरकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने विधवा विवाह प्रथा को समाप्त किया था, और राजा राम मोहन भी एक समाज सुधारक थे। आधुनिक युग का इनको राजा राम मोहन राय को आधुनिक युग का पिता कहा जाता है भी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, रामकृष्ण परमहंस, इन सब महारथियों को आपने नाम जरूर सुना होगा, तथा स्वामी विवेकानंद।
तो ये लोगों ने भारत के अतीत का गौरवपूर्ण चित्र उपस्थित का भारतीयों में राष्ट्रवाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अनेक समाचार पत्रों और साहित्यों के द्वारा लोगों में राष्ट्रीय जागरण की भावना को जगाया। राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली थी। सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा ही राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली गई थी। संवाद कौमुदी बांग्ला में तथा मिरात उल अखबार फारसी में इन्होंने ही लिखा था, इनको संपादन किया था। संपादन कर भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने। और इनके अतिरिक्त इंडियन मिरर, इसके अतिरिक्त इंडियन मिरर, बम्बई सागर और दी हिंदू, पेट्रियाट, अमृत सागर पत्रिका, दी केसरी, ये सब जो समाचार पत्र था इसका भी प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था लोगों में राष्ट्र भावना को लाने में। तो राष्ट्रीय साहित्य का भी राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भरतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, दीनबंधु मित्रा के नाम आप सुने होंगे, हेमचंद्र बनर्जी, नवीन चंद्र सेन, बंकिमचंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, तथा जिनका नाम किसी से भी अछूता नहीं रहा होगा, और रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं ने लोगों की काफ़ी हद तक प्रभावित किया। तो पहले की एक और पुस्तक ने भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था और वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। तो इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आए जो बदलाव हुआ और उस समय जो आंदोलन हुआ उसको पढ़ेंगे, जैसे असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और हम ये देखेंगे कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह प्रयास किए और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी, लोगों की कल्पना में नई उड़ान भर दी। तो आइए देखते हैं पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो इससे पहले हम लोग एक बार देखते हैं कि जो राष्ट्रीय साहित्य का भी राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीय साहित्य का भरतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, दीनबंधु मित्र, हेमचंद्र बनर्जी और नवीन चंद्र सेन, बंकिमचंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय तथा रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं ने भी लोगों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों में रेल, डाक तार आदि के विकास ने भी राष्ट्रवाद की जड़ को मजबूत किया। और इनके अतिरिक्त लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 1884 तक बिना सोचे समझे ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए गए थे। हालांकि ब्रिटिश सरकार तो अपने फायदे के लिए ये सब कार्य किए थे, लेकिन उल्टा ब्रिटिश सरकार पर ही भारी पड़ गया उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे। तो जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए थे जिनसे राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र गति प्राप्त हुई। और 1877 में जब दक्षिण भारत के लोग अकाल से पीड़ित थे तो लिटन ने ऐतिहासिक दिल्ली दरबार लगाया था उसी समय, जबकि पूरे लोग यहाँ पर दक्षिण भारत के लोग अकाल से पीड़ित थे, भीषण अकाल पड़ा था उस समय। और उसी समय लिटन ने ऐतिहासिक दिल्ली दरबार को लगाया था। अथाह पैसा खर्च किया गया था दिल्ली दरबार में, लोग यहाँ भूख से मरे जा रहे थे और दिल्ली दरबार में पैसा को लुटाया जा रहा था, पानी की तरह बहाया जा रहा था। तो इस तरह से लोगों में आक्रोश पैदा हुआ था। 1877 में भारतीयों को सार्वजनिक संपत्ति का गला घोटने के लिए प्रसिद्ध जो भारतीय प्रेस अधिनियम स्वीकार किया गया। भारतीयों और यूरोपियों के बीच भेदभाव पर आधारित शस्त्र अधिनियम भी इसी समय स्वीकार किया गया। अंत में इल्बर्ट बिल ने भारतीयों के दिल को पुनः जबरदस्त ठेस पहुंचाई थी और भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाने में एक बार फिर महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इल्बर्ट बिल के द्वारा जबरदस्त ठेस पहुंचाया गया था, लोगों के दिल में जबरदस्त ठेस पहुंचा था। तो ये भी राष्ट्रीयता की भावना जगाने का एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का आप
अवलोकन करने से पता चलता है कि इसको गति प्रदान करने में हमारे राष्ट्रवादी नेताओं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, इनको हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या है इनको हम शहीद भगत सिंह से सम्मानित करेंगे। लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी आदि के विचारों का अहम योगदान रहा। इनके विचारों ने भारतीय जनमानस को इस बात से अवगत कराया गया कि हमारे शोषण और उत्पीड़न के लिए अंग्रेजी शासन और उसकी भेदभाव पूर्ण नीतियां जो थी तो पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन समय में राष्ट्रीय घटनाओं ने भारत में उग्रपंथी राष्ट्रवाद के विकास की जमीन तैयार कर दी और यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज अजय नहीं है। इस प्रकार के लोगों के मन में भावना भी पैदा होने लगा, यदि हम शोषण करने वाली सरकार से मुक्ति चाहते हैं तो हमें पूर्ण स्वराज की तरफ कदम बढ़ाने जरूरी होगा ताकि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके। तो इसीलिए तो महात्मा गांधी के द्वारा पूर्ण स्वराज और जवाहरलाल नेहरू ने तो यहाँ 1939 में, एग्जैक्टली हमको तो याद नहीं आ रहा, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो कांग्रेस का अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, तो उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 1919 के बाद पहला विश्व युद्ध आंदोलन और खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। इसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पत्तियां सामने आ रही थी। तो इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ और इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, क्योंकि रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदे जा रहे थे, तो इसमें काफ़ी खर्च हो रहे थे। तो इसके नाम पर, युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। तो युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, सोचिए डबल हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। आम लोग इसका सबसे ज़्यादा मुश्किल की सामना करना पड़ रहा था आम लोग को। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जा रहा था, गांव से लोगों को सिपाही में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। तो ये भी एक राष्ट्रीय आंदोलन का जरिया था। राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को भागीदारी बनने का एक महत्वपूर्ण कारण था। 1918 से 1919 और 1920 से 21 में देश में बहुत सारे हिस्से में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया और वहाँ पर अकाल पैदा हो गया था, अकाल आ गया था, लोग भूखमरी से मर रहे थे। उसी समय फ्लू की बीमारी भी पैदा हो गई, फ्लू की बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर रहे थे। 1921 की जनगणना के मुताबिक अगर हम देखें तो दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। एक तरफ तो अकाल था और दूसरे तरफ महामारी, फ्लू जैसी महामारी फैल गई थी। तो ये महामारी और अकाल, दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबत जो है उसको कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुसीबत और बढ़ता ही गया। तो इसी समय एक नया नेता सामने आए उभर करके, उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया और वो था नया ढंग और नया तरीका महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का विचार। ये महात्मा गांधी का विचार था सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की, सबसे पहले तो महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में
समय भारत लौटे थे और इन्होंने 2 साल तक भारत को समझा। और दक्षिण अफ्रीका, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में थे महात्मा गांधी, लेकिन 1915 में जब भारत लौटते हैं तो उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था और इस पद्धति को वो सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आप सच्चे उद्देश्य से कोई आग्रह कर रहे हैं, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है, ये महात्मा गांधी का विचार था। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए, उत्पीड़क शत्रु को नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और ये महात्मा गांधी के विचार ने बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में। तो इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। जो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, उसका जीत भी हुआ। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है और बहुत हद तक यह सही साबित भी हुआ। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में जाकर के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों का संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 ईस्वी में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में 1917 में सबसे पहले तो चंपारण में नील आंदोलन चलाया। नील की खेती के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के विरुद्ध, 3 कठिया के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसमें कंपलसरी कर दिया गया था कि 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था और इसको नील के उपज जो होती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा सस्ते कीमत पे खरीद लिया जाता था और इस प्रकार से देखा जाता था। और दूसरी तरफ है कि नील की खेती करने से लोगों किसानों के जो खेत थी वो उसमें उर्वरक शक्ति कम होते जा, बंजर बनते जा रहा था। तो इस प्रकार से दोनों तरह से किसानों का दोहन हो रहा था। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन, चंपारण में नील के अगेंस्ट में नील विद्रोह, नील आंदोलन जिसको बोलेंगे हम, तो चंपारण सत्याग्रह किया गया था। उसके बाद 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया और फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे और वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगान लिया जा रहा था, जबकि वहाँ पर अकाल हो चुका था, उपज नहीं हो रहा था, भूखमरी था, प्लेग की महामारी साथ में आ चुकी थी, किसान लगान चुकाने के लायक नहीं थे। तो महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन भी चलाया और उसमें लगान और इसके लिए ब्रिटिश सरकार से उनकी जो आंदोलन चलाया था ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में, सफलता भी मिला उनको। 1918 ईस्वी में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे वहां से, और सूती कपड़ा कारखानों का मजदूरों के बीच सत्याग्रह किया और उन्होंने इसमें भी उनको सफलता मिली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रॉलेट एक्ट। इस पॉइंट को भी हम लोग इसी वीडियो में ले लेते हैं और इसमें देखते हैं कि रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में हुआ था, तो इस कामयाबी से उत्साहित जो 3 सत्याग्रह हुआ, खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह और सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच जो सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ, तो इस सत्याग्रह में गांधी जी की जीत हुई। तो इसमें कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 ईस्वी में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद
इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था और इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा अगर कोई मुजरिम होता था तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगर किसी को मुजरिम ठहराया जाता था तो उसको ना तो दलील पेश करने का मौका दिया जाता था और इस प्रकार से उसको किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया जाता था। तो इसीलिए इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है और इसको और ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा जानबूझ करके लाया गया था आंदोलन को कुचलने के लिए, राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस एक्ट के द्वारा महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 16 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। इसको विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन करना शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था और इन्हीं नेताओं में से 2 थे सैफुद्दीन किचलू और तो इनको भी हिरासत में ले लिया गया था। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 18 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिसके बाद लोग बैंकों, डाक घरों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था और जनरल डायर ने कमान संभाल ली थी। तो 13 अप्रैल को आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिकस्त करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग में, और यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाकों में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियार सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए थे। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। तो ये जनरल डायर के द्वारा जो अंधाधुंध निहत्थों पर गोलियां चलाई गई थी, क्रूर अपराध था ये, और इससे महात्मा गांधी ने क्षुब्ध हो गए थे और उनको जो केसरी हिंद की उपाधि मिली थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने उसे लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपना उपाधि को लौटा दिया था। तो जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे और सरकारी शस्त्रागार को लूटने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों के निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मानने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए, कोड़े बरसाए गए और गांव जैसे गुंजरवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि उस समय हिंदू और मुस्लिम दो पटरी पर थे और महात्मा गांधी को लगता था कि जब तक एकता का भाव नहीं होगा, जब हिंदू मुस्लिम एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक इस तरह का आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। तो
तो उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठा करके वे दोनों समुदाय को नज़दीक ला सकते हैं। उनके विचार में यह भावना आया और सफलता भी मिला। तो पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी और इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियां की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, दो बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्य की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किए जाने चाहिए। ये महात्मा गांधी के द्वारा विचार किया गया। तो असहयोग आंदोलन ही क्यों महात्मा गांधी के मन में इस तरह का क्यों आया? आखिर असहयोग आंदोलन ही शुरू करने का विचार क्यों आया? तो आइए देखते हैं कि असहयोग आंदोलन ही क्यों विचार आया था। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में जो 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने लिखा था, तो उसमें भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। तो महात्मा गांधी के मन में विचार आया और उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखी थी। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, ये महात्मा गांधी का कहना था। हिंद स्वराज पुस्तक में इन्होंने इस बात को रखी थी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इस तरह से महात्मा गांधी का कहना था कि अगर हम सब लोग हम भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले, यानी ब्रिटिश सरकार के कोई सहयोग न करे, तो ब्रिटिश सरकार धराशायी होकर के ढह जाएगी। आंदोलन का विचार, असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? महात्मा गांधी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां जो दी गई थी, तो जो पदवी दी गई थी, उपाधियां दी गई थी, उसको लौटा देना चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे उन्होंने, और इस कांग्रेस में बहुत सारे लोग भी इन प्रस्ताव पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। तो सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातानी चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। तो आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हरेक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे, मायने अलग अलग थे, सोच अलग अलग थे। तो इस प्रकार से हम देखिए कि महात्मा गांधी द्वारा जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था और महात्मा गांधी के द्वारा जो हिंद स्वराज लिखी गई थी, उसमें कहा गया था कि अगर हम सब भारतीय इसके ब्रिटिश सरकार को अगर हम सहयोग न दें, सहयोग देना बंद कर दें, तो ब्रिटिश सरकार धराशायी होकर गिर जाएगी। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा अनेक आंदोलन, बड़ा बड़ा व्यापक आंदोलन चलाया गया और धीरे धीरे देखा गया कि भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।